कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भविष्य में ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी मुझे एक जानने वाले ने बताई है, तो यह कहानी मैं आपको उन्हीं के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। यह बात उस समय की है जब मेरी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहां के खेत खलियान और पहाड़ी बहुत ही सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बना हुआ था। दिन में वहां काफ़ी गर्मी पड़ती थी पर रात वहां एकदम ठंडी होती थी। मैं और मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछाकर सोते थे। एक रात मैं देर रात तक अपने मामे जी से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में मैं मामे जी से पूछने लगा कि मामी जी यह बताइए, इस गांव में आपने कुछ चुड़ैल वगैरह नहीं देखी है क्या? मुझे भूत चुड़ैल की कहानियों में काफ़ी दिलचस्पी थी, पर मेरी मामी जी बोली कि रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी जिद के सामने वो नतमस्तक थी। उन्होंने कहा कि इस गाँव में बहुत सी चुड़ैल रहती है पर किसी को दिखती नहीं है। मैं बीच में ही बोल पड़ा कि जब किसी को नहीं दिखती तो फिर कैसे पता कि वो यहाँ रहती है? मामी जी बोली कि हाँ, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस ज़रूर किया है। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें देखा है या महसूस किया है? हाँ शायद। और वह इतना कहकर हंसने लगी। मामी जी आप मुझसे मजाक मत करो, अगर आपने देखा है तो बताओ, मैंने उनसे पूछा। नहीं, उन्होंने कहा। मुझे उनसे कहानी सुननी थी पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपने खाट पर लेट गया। मामा जी पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था पर न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि न जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे सही से तो नहीं पता पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के पैरों की आवाज़ से खुली। उस समय मेरे मामा जी तो सो ही रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन आ रहा है। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ भी था क्योंकि उस रात मैं मामी जी से भूत चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो धीरे धीरे झुककर चल रही थी। वो मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। मैं अब भी उसे ही देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुकी है कि तभी वह पीछे मुड़ी। जहाँ वह रुकी थी वहाँ बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूँ तो मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझको ही देख रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज़ आई। आवाज़ हंसने की थी। तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू मुझे देख रहा है? मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला भगवान का शुक्र है कि यह एक सपना था। दोपहर के समय गांव के एक घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उनकी भीड़ में खड़ा था। सामने एक औरत पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पर चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को यह बाहर पेशाब करने गई फिर लौटी ही ना। सुबह यह गाँव के आखिर में बने बरगद के पेड़ पर बैठी थी और कुछ गाँव वाले इसे वहाँ से लेकर आए हैं। वो सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू मुझे देख रहा है? मैं समझ गया था कि मैंने जो रात में देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया। अगले ही दिन मैंने मामा जी से बोला कि मुझे घर छोड़ आए। मुझे नहीं पता कि वो औरत कौन थी, वो मुझे क्यों दिखी और मुझसे क्या चाहती थी। मुझे नहीं पता उस गांव की औरत के साथ उसने क्या किया, पर अब भी मैं उस औरत के बारे में सोचता हूँ तो डर जाता हूँ। दोस्तों, यह कहानी मुझे एक साइट पर मिली थी। यह कहानी सागर की है। मुझे बचपन से ही डरावनी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था, पर यह कहानियाँ सुनने में ही अच्छी लगती हैं, न कि वास्तविक जीवन में। जिनके साथ ये घटनाएं घटित होती हैं वे इन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं और जिनके साथ ये घटनाएं घटित नहीं होती वो लोग इन पर विश्वास नहीं रखते। मैं दूसरे वाले लोगों में से एक था। पर मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे सोचने का नज़रिया बदल दिया। यह सर्दी की एक ठंडी रात थी। मेरे भाई को किसी काम से रात 11 बजे
शहर जाना था। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने भाई को स्टेशन छोड़ने जाऊंगा। यह स्टेशन हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर था। स्टेशन जाने तक का रास्ता सुनसान था और उस पर कई असाधारण घटनाएं भी लोगों के साथ घटित हुई थी। मुझे दिन के समय उस रोड से ट्रेवल करना पड़ा था और उस समय भी वो रोड काफ़ी सुनसान और डरावना लग रहा था। इसलिए भी क्योंकि इसका बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते थे। इस रोड पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, जिस कारण यह और भी डरावना लगता था। कहानी की ओर बढ़ते हैं। उस रात मैं और मेरा भाई स्टेशन जाने के लिए जल्दी से स्कूटी से निकल गए। मेरा कज़िन भी उस दिन मेरे घर आया हुआ था, तो वो भी हमारे साथ चलना चाहता था ताकि लौटते वक्त मुझे अकेला ना आना पड़े। उसने मुझे उस रास्ते से चलने को कहा। वह मज़े के लिए उस रास्ते पर जाना चाहता था, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि वो रास्ता सुनसान था और साथ में असुरक्षित भी था, और वैसे भी मेन रोड स्टेशन पहुंचने का एक छोटा रास्ता था। तो हमने मेन रोड से ही चलना शुरू किया। हम स्टेशन पहुंचे। ट्रेन लेट थी। कुछ 20 मिनट के बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंची और हमने मेरे भाई को अलविदा किया। उसके जाने के बाद हम हमारी स्कूटी की पार्किंग जगह पर पहुंचे और हमने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा काफ़ी अजीब था, हमारी ओर घूरते हुए खाना मांग रही थी। हमने उनसे कहा कि माफ़ करना, पर हमारे पास खाना नहीं है, और ऐसा कहकर हम अपनी स्कूटी के पास आए। मेरे कज़िन ने कहा कि तुम उस सुनसान रास्ते से लेकर चलो, पर मैंने उसे मना कर दिया। मैं इतनी रात में यह रिस्क नहीं लेना चाहता था, पर बार बार उसके कहने पर कि सब कुछ ठीक होगा, मैंने भी सोचा कि क्या प्रॉब्लम होगी। वैसे भी हम दो लोग हैं, और सच बताऊं तो यह मेरा सबसे बुरा डिसीजन था और इस पर मुझे आज भी पछतावा होता है। हालांकि वो मेरे साथ था, पर फिर भी मेरे मन में ख्याल आ रहे थे कि मेरे पास अभी भी मौका है उस रोड को छोड़ने का। मैंने उससे कहा कि यह रोड ठीक नहीं है, पर उसने मुझे यह कहकर राज़ी कर लिया कि सब कुछ ठीक होगा। मैं उसकी इन बातों से शांत हो गया और एक बार तो मैं उन सभी असाधारण घटनाओं के बारे में भी भूल गया जो लोगों के साथ उस रोड पर हुई थी। हम जाने लगे और इस बार मेरा कज़िन ड्राइविंग कर रहा था। एक चौथाई दूरी तय करने तक तो मैं परेशान नहीं था, पर फिर जैसे ही वो आगे बढ़ा, मैंने पूरे दिल से भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने नोटिस किया कि आसपास का माहौल काफ़ी सर्द हो गया था। मैं बहुत तनाव में था। हवा के कारण पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही थी और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। मुझे हल्का फील कराने के लिए मेरा कज़िन अपने कॉलेज की बातें करने लगा, और तभी अचानक मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत उस रोड पर चल रही थी। वह रुक गया। मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रुके। जैसे ही वो औरत हमारे पास आई, हम शॉक्ड हो गए, क्योंकि यह तो वही सेम औरत थी जो हमें पार्किंग लॉट में मिली थी। मैं काफ़ी डर भी गया और मैं साथ में गुस्से में भी था। मैंने मेरे कज़िन से कहा, चलो यहाँ से। उसने उस औरत से पूछा कि वो इतनी रात को इस सुनसान रोड पर क्या कर रही है। उस औरत ने फिर से उसी भयानक तरीके से हमसे सेम चीज़ पूछी, खाने के बारे में। उसने हमसे कहा कि वह अपने घर जा रही थी और उसने कहा कि रात में इस रोड से गुजरना सेफ़ नहीं है। जब वो बात कर रही थी तब हमने नोटिस किया कि उसकी गर्दन पर कुछ निशान थे और उस जगह खून के धब्बे भी थे। मैंने अपने कज़िन से कहा, यहाँ से जल्दी निकलो, और उसने स्कूटी को तेज़ भगाया। जैसे ही हम थोड़ा आगे आए, मैंने पीछे पलट के देखा, पर मैं शॉक्ड हो गया क्योंकि वो वहाँ पर नहीं थी। हम थोड़े मीटर ही आगे गए थे, पर इतने में ही वो कहीं गायब हो गई। मैं घबरा गया और यह बात मैंने अपने कज़िन को बताई। उसने जितना तेज़ हो सके उतने तेज़ ड्राइव किया। उस मोमेंट पर हम बस जल्दी से जल्दी उस जगह से बाहर निकलना चाहते थे। थोड़े किलोमीटर दूर जाने पर हमें वो औरत फिर दिखाई दी, पर हमने इस बार गाड़ी उस औरत की तरफ नहीं ली और तेज़ी से वहाँ से निकल गए और केवल हाईवे पर एक दुकान के पास ही जाकर रुके। जो हमने देखा था उससे हम सदमे में थे और हाँफ भी रहे थे। हमने चाय का ऑर्डर दिया और चाय पीते वक्त उस दुकान वाले को हमारी आपबीती के बारे में बताया। उसने हमसे कहा कि कुछ साल पहले उस रोड पर एक बूढ़ी औरत काफ़ी रहस्यमय तरीके से मरी हुई मिली थी। उसके गले पर नाखूनों के निशान थे, ऐसा एक लोकल पुलिस वाले ने बताया था। हम वापस अपने घर आ गए और हमने यह बात अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताई, क्योंकि यह बात जानकर वो हमें काफ़ी डांटते कि तुम लोग उस रोड पर क्या लेने गए थे।
आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मैं डर से भर जाता हूँ। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस था और वो आखिरी दिन था जब मैंने उस रास्ते से यात्रा की। तो दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और वो उस समय बुदाऊ यूपी में रहते थे। मुझे उनकी मृत्यु का शोक संदेश बुदाऊ से 35 किलोमीटर की दूरी पर उनके गांव में देने जाना था। मैंने गांव जाकर उनके पैतृक परिवार को उनकी मृत्यु का शोक संदेश पहुंचाया और फिर गांव से बाहर आकर बस स्टैंड पर खड़ा हो गया। उस समय वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी। उस समय सर्दियां चल रही थी और मुझे बड़े ज़ोरों की ठंड लग रही थी। मैंने थोड़ी दूरी पर एक चाय स्टॉल वाले को देखा और मैं उसके पास चला गया और उससे गाड़ी के बारे में पूछने लगा। उसने बताया कि अभी तो कोई बस नहीं मिलेगी, लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है और वहाँ से रात 9 बजे आखिरी ट्रेन गुजरती है। मैंने बिना देर किए उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। लगभग 20 मीटर चलने पर मुझे एक औरत खड़ी दिखाई दी और मैं भागकर उसके पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था ताकि वो मुझे रेल के बारे में बता सके। मैं जैसे ही उसके पास गया और उससे स्टेशन के बारे में पूछने लगा तो वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता और यहाँ से भाग जाओ। पर मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उसकी चाल थोड़ी अजीब सी लग रही थी। मतलब उसके चलने में कुछ अजीब सी हरकत थी। मैं अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस औरत को देखना चाहता था कि ये औरत इतनी रात को इस रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है। जैसे ही मैंने टॉर्च चलाया वो औरत बोली, इसे बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर डर गया और वापस उस स्टॉल वाले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत के ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई और वह बोली, मैंने आज एक शिकार पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं तेरा कुछ नहीं करूँगी। ये कहते ही वो ज़ोर से मेरी तरफ आई और जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक उसने मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ लिया, पर उसके थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। मैं तेज़ी से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और वहाँ सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया और उनको सब बताया। तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई और कहा कि जिससे तुम मिलकर आए हो वो एक डायन थी। आज तुम बच गए क्योंकि तुम्हारा नसीब बहुत ही अच्छा था, वरना तुम मारे जाते। ये आज से कई साल पहले की बात है। वह औरत रेलवे ट्रैक के नीचे कटकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर भटकती है। अब मैं सारा माजरा समझ गया और ट्रेन में बैठकर अपनी दादी के यहाँ चला गया। इस घटना के बाद मुझे ट्रेन और रेलवे ट्रैक से बहुत डर लगने लगा है। यह दूसरी कहानी इतनी डरावनी तो नहीं है, पर यह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए यह कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह घटना 5 साल पुरानी है और इस घटना से मैं आज भी काफ़ी डरा हुआ हूँ। आज मैं जो किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ उसे लिखते वक्त आज भी उस घटना को याद करने पर मेरा दिल ज़ोरों से धड़क जाता है। मेरे रोम रोम में बिजली कौन जाती है। भूत प्रेत और शैतानों में कभी ना मानने वाला पुराना जिग्नेश आज हर एक अंधेरी गली से गुजरने पर काँप जाता है। मेरी हालत यह है कि आज भी मैं रात में लाइट चालू करके सोता हूँ। मेरे पिताजी सख्त स्वभाव के इंसान थे। 12वीं कक्षा के इम्तिहान में मेरी नाकामी ने मेरे पिताजी के सब्र का बांध तोड़ दिया और उन्होंने मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं अहमदाबाद से राजकोट शहर भाग आया, जहाँ पर मेरे एक दोस्त ने मुझे रहने का सहारा दिया। पर काम कौन देता एक 12वीं कक्षा फेल स्टूडेंट को। नौकरी ना मिली पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पिता का व्यवसाय हलवाई और नाश्ता बेचने का काम ही अपना लिया। राजकोट में गोंडल रोड पर फुटपाथ पर मैंने गाठिया, पूड़ी, सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। हलवाई काम और हर तरह का खाना, नाश्ता बनाने का काम मैंने पहले ही पिताजी से सीख लिया था। सब कुछ आता था, पर पता नहीं क्यों मेरा काम चल ही नहीं रहा था। दिन भर में एक आध दो ग्राहक आते थे और सारा पका पकाया खाना मुझे फेंक देना पड़ता था। गोंडल रोड पर मैं जहाँ ठेला लगाता था वह एक भीड़ भाड़ वाला इलाका था। मेरे सामने खड़े हर एक ठेले पर भीड़ होती थी, पर मेरा काम ही ठप पड़ा था। मैंने हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिताजी के पैरों में गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगने का फैसला कर लिया। घर वापस जाने के ठीक पिछले दिन दोपहर 12 बजे मेरे डर की कहानी शुरू हुई। मैं अपने ठेले पर खड़ा था। आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैं पास की दीवार पर जाकर पेशाब करने लगा।
मैं जब उस दीवार पर पेशाब करने लगा तो मुझे एक झटका सा लगा और ऐसी भयानक आवाज़ सुनाई दी कि मेरे होश ही उड़ गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे किसी प्यासे को पानी पीकर संतोष हुआ हो और वह खुश हो गया हो। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आसपास कई लोगों को जमा देखा और मैं ज़मीन पर गिरा पड़ा था। वहीं मेरे ठेले पर एक ग्राहक भी खड़ा था। लोगों ने मुझे उठाया, पानी पिलाया और मैं भी उठकर अपने ठेले पर ग्राहक को समझाने चला गया। वह इंसान कुछ अजीब सा था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे हर एक पतीले में जो जो है वह सब पैक कर दो। सामान को पैक करने से पहले ही उसने मुझे पैसे दे दिए थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह आदमी मेरे ठेले का पूरा नाश्ता और खाना तो ले ही गया, पर पैसे भी ज़्यादा देकर गया और उसने छूटे पैसे भी वापस नहीं लिए। मेरी हिम्मत बंध गई। मैंने रुकने का फ़ैसला कर लिया और वह आदमी रोज़ आकर मेरा बनाया हुआ सारा सामान खरीदने लगा। पर एक दिन मैं घूमने चला गया और उस दिन ठेला भी नहीं लगाया था। अगले दिन जब मैं ठेला लेकर काम पर पहुंचा तो वह आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और मुझे अपनी लाल लाल खून भरी आंखों से गुस्से में घूरने लगा और मुझसे सिर्फ इतना बोला कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ़ में सहारा दिया था और तुमने इसका बदला मुझे कल भूखा रख कर चुकाया। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर वह आदमी उस दीवार के पास पड़े एक पत्थर की ओर गया और जहाँ मैं पेशाब करने गया था वहीं पर जाकर वह गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब होना देख मैं पसीने से तरबतर हो गया था और मैं उसी क्षण अपना ठेला छोड़कर राजकोट से बिना टिकट लिए मैं अहमदाबाद आ गया। पिताजी से माफ़ी मांग ली और अब पिताजी के कामकाज में हाथ बढ़ाने लगा हूँ। अब मैं राजकोट शहर जाना तो दूर, उसका नक्शा भी नहीं देखना चाहता हूँ। हर पल यही डर सताता रहता है कि वह रहस्यमयी प्रेत या इंसान या वो जो कोई भी था मुझसे किस प्रकार बदला लेगा। तो यह कहानी मेरे दादाजी की बहन के साथ घटी थी। जब वे छोटे थे तब वे अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ एक गांव में रहते थे। उनकी बहन उस समय 21 साल की थी। यह सर्दियों की शाम थी। दादाजी की बहन एक पड़ोसी के घर से लौट रही थी। वहाँ पर दो घरों के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। सर्दियों में सड़क धुंध से ढकी थी और हवा बहुत ठंडी थी। मेरे दादाजी की बहन अंधेरे और धुंध की वजह से अपने हाथ में टॉर्च लेकर चल रही थी। वह तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। अचानक उन्होंने उस टॉर्च की रोशनी को सड़क के बीच में खड़ी किसी चीज़ पर डाला। यह किसी तरह के जीव की एक काली परछाई लग रही थी। डराने वाली बात यह थी कि जब टॉर्च उस जीव पर केंद्रित थी तब भी वह पूरा काला परछाई जैसा दिखाई दे रहा था। इसकी कोई भी शारीरिक बनावट स्पष्ट नहीं थी, केवल उसकी लाल आंखें दिखाई दे रही थी। वे लाल आंखें चमक रही थी। वो काफ़ी हैरान हो गई और पीछे जाने लगी। वह जीव भी उनकी ओर ही बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था वैसे वैसे वो जीव अपना आकार बदल रहा था। केवल उसमें एक चीज़ कॉमन थी, उसकी काली आकृति। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। वह वापस उन्हीं पड़ोसी के घर की ओर भागी। जब वो उनके घर पहुंची तो वो जीव धुंध के भीतर कहीं गायब हो चुका था। उस समय वो बहुत तेज़ी से हाँफ रही थी। यह देखकर पड़ोसी भी हैरान रह गए। उन्होंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। उस रात वो उनके घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। उस समय टेलीफोन नहीं थे, इसलिए उन पड़ोसियों ने अपने बेटे को मेरे दादाजी के पापा को उनके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए भेजा। उन्हें लेने के लिए मेरे दादा के पिता आए थे। उन्होंने सुबह तक एक भी शब्द नहीं बोला। सुबह उन्होंने पूरे परिवार को अपनी आपबीती के बारे में बताया। मेरे दादाजी की दादी ने बताया कि यह एक छलावा था। यह एक ऐसी आत्मा है जो अपनी शेप को बदलकर लोगों को डराती है। यह उन लोगों की तलाश में रहती है जो सुनसान क्षेत्रों में अकेले होते हैं। मेरे दादाजी की बहन अकेली थी, इसलिए वह उस छलावे का शिकार हुई। वह बहुत भाग्यशाली थी जो इससे बच गई। मेरे दादाजी ने कहा कि इस घटना ने उनकी बहन को इतना डरा दिया था कि वह 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर भी नहीं निकली। वह आज 73 साल की है, लेकिन आज भी घर पर अकेले रहने से डरती है।
मैं सोच रहा था कि क्या इसे पढ़ने वालों को इस तरह का कोई अनुभव हुआ होगा। यह मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन हाई स्कूल में मेरे दोस्तों के साथ हुआ था और मैं उन तीनों की इस बात पर पूरा विश्वास करता हूँ। उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया था। वे शराब भी एक लिमिट मात्रा में पीते थे और हालांकि उन तीनों का पहले भी पारलौकिक ताकतों के साथ सामना हो चुका था, लेकिन वे इन सब चीज़ों के प्रति जुनूनी बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब उन्हें किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपना और उनके नामों का उपयोग बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन यह घटना कैम्ब्रिज में सन 1986 की एक वसंत की रात में हुई थी। मेरे दोस्त इस शहर के चारों ओर घूम फिर रहे थे। यह शहर तब छोटा था, इतना छोटा कि यहाँ केवल 2 स्टॉप लाइट्स थी। यह समय कुछ 2:30 या 3 बजे के आसपास का था जब मेरे दोस्त मुख्य सड़क पर रेड लाइट होने पर रुके। उनके बगल में एक कार रुकी। उस समय और उस जगह पर काफ़ी अजीब बात थी। जब मेरे दोस्तों ने देखा तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर और कार का एकमात्र पैसेंजर एक लंबे काले बालों वाली एक महिला थी और उसका कोई चेहरा नहीं था। न कोई आँख, न नाक और न होठ और कुछ नहीं, केवल एक खाली चेहरा। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे दोस्त पूरी तरह से डर चुके थे। ग्रीन लाइट हो गई और वह बिना चेहरे वाली औरत ने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। लेकिन जो मेरे 17 साल के दोस्त थे वो समझदारी से ज़्यादा साहस से भरे थे, तो उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस समय वह सड़क बिल्कुल सुनसान थी, इसलिए कोई तरीका नहीं था कि वे उस कार को खो दें। उन्होंने अगली रेड लाइट होने पर उस कार की औरत को ढूंढ लिया और जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो वह महिला चश्मा के साथ एक बूढ़े आदमी में बदल गई। मेरे दोस्तों ने उस पुरानी वैन को तेज़ी से ड्राइव किया ताकि वे जल्द से जल्द घर पहुंच सके। वो उस जगह से भाग निकले। यह कहानी हमेशा मेरे साथ रही है और इससे भी अधिक वर्षों तक रहती। लेकिन मेरी पत्नी ने भी एक ऐसी ही घटना का सामना किया था जब वह हाई स्कूल में पढ़ती थी। तब भी घटना एक बिना चेहरे वाली औरत की थी। इस वीडियो में हम एक लड़की के परिवार के साथ में हुए 3 भूतिया अनुभवों के बारे में जानेंगे। पहला अनुभव उस लड़की के भाई के साथ हुआ था। दूसरा अनुभव उसे खुद हुआ था। इसमें वह अपनी दादी की आत्मा को महसूस करती है। तीसरा अनुभव इस लड़की के दादाजी के साथ हुआ था। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने चैनल की सारी वीडियोस की लिंक दे रखी है, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यह मेरे भाई के साथ हुआ था। उस समय मेरा भाई हैदराबाद में रहता था। यह बात सन 2015 की है। वह उस समय बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। उसका एक दोस्त था जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की के माँ बाप यह नहीं चाहते थे। इसलिए उन दोनों ने माता पिता को बिना बताए शादी करने का फ़ैसला किया। उस लड़के के भाई, मेरे भाई और कुछ दोस्तों की मदद से उन दोनों ने शादी की। उन दोनों को अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण सभी के संपर्क से बाहर रहना पड़ा था। मेरे भाई ने सोचा कि शहर से बाहर रहना सबसे अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने वहाँ एक कमरा ले लिया। मतलब शहर से बाहर एक कमरा ले लिया और वे उस जगह रहने लगे। उस जगह को कोई नहीं जानता था सिवाय मेरे भाई और उसके दोस्तों के। रात के समय शायद 3 बजे जिसकी शादी हुई थी उसने मेरे भाई को बुलाया और कहा कि उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही है और कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मेरे भाई ने उन्हें यह कहते हुए दिलासा दिया कि यह कोई जानवर होगा, क्योंकि यह शहर का बाहरी इलाका था, इसलिए यहाँ पर जानवर तो होंगे ही। अगले दिन मेरा भाई उन दोनों के पास गया। उन्होंने कहा कि वे किसी गांव में जाना चाहते हैं और अगले दिन वे लौट आएंगे, इसलिए उन्हें बस में भेजने के बजाय मेरे भाई ने उन्हें अपनी कार दे दी। मैं यह बताना भूल गई कि मेरी माँ उस समय हैदराबाद में थी।
अगर मेरा भाई बिना कार के घर जाता तो वह उसे ज़रूर डांटती। इसलिए उसने घर जाने की बजाय उस दिन कमरे में रात रुकने का फ़ैसला किया। दोपहर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात में जब वह बिस्तर पर लेटकर गाने सुन रहा था तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई छत पर कूद रहा हो। उसने सोचा कि शायद ईयरफोन में कोई ख़राबी होगी और उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। और कुछ समय बाद उसने हेडफोन को हटा दिया क्योंकि उसे नींद आ रही थी। करीब रात के 3 बजे उसने सुना कि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है। उसने सोचा कि वह दरवाज़ा खोले, पर उसने नहीं खोला। अचानक उसने एक लड़की को चिल्लाते हुए सुना। वह लड़की कह रही थी, दरवाज़ा खोलो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वह आवाज़ कई बार रिपीट हुई। वह समझ गया कि यह कोई इंसान तो नहीं है, इसलिए फिर से उसने ईयरफोन कान में लगाए और उस बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अगली सुबह वह दोनों पति पत्नी आए और मेरे भाई ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने भी वही बात सुनी थी रात वाली, और उन दोनों ने कहा कि हाँ, मैंने आपको केवल उस आवाज़ के कारण ही बुलाया था। वे तुरंत उस कमरे से भाग निकले और उन सभी ने उस घटना के बारे में पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि वहाँ एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और तब से यह घटना आम है। उस जगह के सभी लोगों ने इस चीज़ का अनुभव किया है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ। वह मुझे बहुत लाड़ प्यार करती थी। मैं अपनी दादी के साथ रहती थी जब मैं 3 साल की थी, लेकिन जब मैं 9 साल की थी तब उनकी मृत्यु हो गई। जब भी मैं उनके बारे में सोचती थी तो मैं बहुत रोती थी और अब भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। कहानी पर आते हैं। हमने घर बदल लिया था क्योंकि मेरी दादी की मृत्यु हो गई थी। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वह मेरे साथ है। जब मैं एक हॉरर फिल्म देखती थी तो मुझे डर लगता था। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझसे कह रहा हो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, और मुझे कुछ हिम्मत मिलती थी। एक रात मैं अपनी मम्मी के साथ सो रही थी। उस समय घर पर कोई भी नहीं था। मुझे लगता है कि यह आधी रात थी। मुझे टाइम तो सही से नहीं पता। अचानक मेरी नींद में मैंने अपनी दादी माँ को मेरी माँ को पुकारते हुए सुना। मुझे लगा कि यह मेरा सपना था, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जाग रही थी। मैं इसके बारे में सोचकर बिस्तर पर बैठ गई। फिर मैंने उनकी आवाज़ सुनी। मैं पहले डर गई क्योंकि मेरी माँ गहरी नींद में थी और घर पर कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी और मेरी मम्मी को जगाए बिना ही चली जाएगी। अगली सुबह मैंने अपनी मम्मी से उस बारे में कहा। इस पर वह मुस्कुराई। मैंने उनसे पूछा, क्यों? उन्होंने कहा कि जब भी वह किसी चीज़ के बारे में चिंता करती है या किसी भी चीज़ के बारे में दुखी रहती है तो वह निश्चित रूप से सपना देखती है। एक और बात है कि एक दिन मुझे दोपहर में बहुत तेज़ बुखार आया और मैं स्कूल से घर आ गई। मेरे पापा दूसरे शहर गए हुए थे। मेरी माँ को नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारी नौकरानी ने घर आकर पूछा कि मुझे कुछ हो तो नहीं गया। हम दोनों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यह बात वह कैसे जानती है, मतलब वह उस समय घर से बाहर थी। उसने कहा कि जब वह कुछ समय के लिए सो रही थी तब उसे सपना आया कि मेरी दादी उसे घर जाने के लिए कह रही है। वह उसे जल्दी घर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। मैं एक भारतीय हूँ। आमतौर पर भारतीय ईश्वर और आत्माओं आदि पर अधिक विश्वास करते हैं। यह मेरा अनुभव नहीं है, यह मेरे दादा का है। हम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में रहते हैं। मेरे दादाजी दूसरे गांव में काम करते थे। वह साइकिल पर आते जाते थे। कभी कभी घर आने में देर सवेर भी हो जाता था। एक दिन मेरे दादाजी देर रात को साइकिल से घर आ रहे थे। हमारा गांव दूसरे गांव से कुछ दूर है, इसलिए रास्ता अंधेरे से भरे पेड़ों से भरा है। यह डरावना था, लेकिन मेरे दादाजी के लिए सामान्य बात थी क्योंकि वह उस रास्ते से कई बार देर रात आए गए थे। मतलब वह उस रास्ते से देर रात तक आते जाते रहते थे। जाते समय उन्होंने सफ़ेद साड़ी में एक महिला को लिफ्ट मांगते हुए देखा, लेकिन मेरे दादा नहीं रुके। जब वह कुछ दूर गए
तो उन्होंने उसे फिर से देखा, लेकिन इस बार उसने मेरे दादाजी को कांटों में धकेल दिया। मेरे दादा उठे और पूरे खून और चोटों के साथ घर चले गए। मेरी दादी ने मेरे दादा से पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने उन्हें सब कुछ समझाया। यह सुनकर मेरी दादी बहुत डर गई। वैसे मेरी दादी बहुत हिम्मती थी, लेकिन वह क्यों डर गई इसका मुझे नहीं पता। उसके बाद 2 महीने तक मेरे दादाजी बिस्तर से नहीं उठे, तो मेरी दादी ने किसी को बुलाया जो पूजा करते थे। वह आदमी मेरे दादा को कहीं ले गया और उसने कुछ पूजा करवाई। इसके बाद मेरे दादाजी बिल्कुल सामान्य हो गए। मुझे नहीं पता कि उस समय मेरे दादाजी को कैसा लगा होगा, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि मेरी दादी ने ऐसा क्यों किया। मुझे इसके बारे में जानना है। जब मेरी माँ ने मुझे ये कहानी सुनाई तो मैं भी रोमांचित हो गई, लेकिन इस बात ने मुझे काफ़ी डरा भी दिया था। आखिर उस पूजा करने वाले आदमी ने ऐसा क्या किया जिनसे मेरे दादाजी सामान्य हो गए, इसका तो मुझे नहीं पता, पर आज भी मैं ये बात जानना चाहती हूँ। तो दोस्तों सभी जगहों और भारत के कई भागों में पारलौकिक ताकतों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वे जो चोट नहीं पहुंचाती हैं उन्हें अच्छी आत्माएं कहा जाता है, और वे जो चोट पहुंचाती है उन्हें बुरी आत्माएं कहा जाता है। तीसरी ताकतें हमारे पूर्वजों की आत्माएं होती हैं, जो या तो सहायता करती है या चोट पहुंचाती है। और आखिरी चौथे नंबर पर वे आत्माएं आती हैं जो ना तो सहायता करती है और ना ही चोट पहुंचाती है। ये ताकतें अपने स्वतंत्र अस्तित्व से संतुष्ट रहती हैं। दूसरे नंबर पर जो आत्माएं आती हैं उन्हें सबसे खतरनाक आत्माएं माना जाता है। इन आत्माओं में निशिडाक नाम की आत्माएं आती हैं। निशि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ रात होता है और डाक का अर्थ पुकारना होता है। निशिडाक वे आत्माएं होती हैं जो रात के वक्त या फिर किसी अंधेरी जगह में लोगों को उनके परिचितों की आवाज़ में पुकारती है। यह एक बहुत ही खतरनाक आत्मा होती है। इसका पहला सामना बंगाल में हुआ था, जहां इसे निशिर डाक या फिर रात में पुकारने वाली आत्माएं कहा जाता है। वहीं बिहार और झारखंड में इसे निशी के नाम से जाना जाता है। निशी कभी भी अपने शिकार को साफ तरीके से दिखाई नहीं देती है। निशी अपने शिकार को उसके जानने वालों की आवाज़ में बुलाती है। निशी अपने शिकार को एक ऐसे रूप में दिखाई देती है जिसे शिकार सही से समझ नहीं पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह हमेशा किसी दूर जगह पर खड़ी रहती है और शिकार को उसके जानने वालों की धुंधली आकृति के रूप में दिखाई देती है। यह अपने शिकार को उसके परिचितों की आवाज़ में पुकार कर फंसाती है और उनको अपने पीछे आने को विवश कर देती है। निशी अपने शिकार से हमेशा ही आगे रहती है और यह बहुत ही तेज़ चलती है। निशी अपने शिकार को किसी सुनसान इलाके में ले जाती है, जहाँ पर यह शिकार को अपना असली रूप दिखाती है और इसके बाद उसको मार डालती है। निशी के द्वारा की जाने वाली हत्याएं अलग अलग तरीके से होती है। निशी से जुड़ी यह खास बात है कि यह 2 से ज़्यादा बार नहीं पुकारती है। कई जगहों पर निशी को छलावे से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि छलावा भी कई रूपों में दिखाई देता है और कई आवाज़ों में बात कर सकता है। पर इसे भी पहचाना जा सकता है इसकी आंखों में देखकर, क्योंकि इसकी आंखें किसी एक जगह पर फोकस नहीं रहती है। इसलिए जब आप इसकी आंखों में देखोगे तो यह आपको कहीं और देखता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों छलावों के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। निशी को भी इस बात से आसानी से पहचाना जा सकता है कि यह अपने शिकार को 2 से ज़्यादा बार नहीं पुकारती है और यह केवल रात के समय में ही दिखाई देती है। आज भी कई इलाकों में निशी के अस्तित्व को माना जाता है। वे लोग आज भी यह मानते हैं कि रात के समय अगर कोई तुम्हें आवाज़ दे तो तब तक उसका जवाब मत दो जब तक कि वह 3 या 4 बार ना आपको पुकार ले। यह शायद ही कभी होता है कि निशी किसी व्यक्ति के घर तक पहुंचती है। यह अक्सर व्यक्ति को किसी अंधेरी जगह पर और केवल अमावस की रात को ही अपना शिकार बनाती है। यह भी माना जाता है कि निशी को केवल उसका शिकार ही देख सकता है और उसके शिकार को भी केवल उसकी धुंधली आकृति ही दिखाई देती है। जो लोग किसी वीरान इलाकों में सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं तो लोगों का मानना होता है कि उनका सामना किसी निशी से हुआ होगा और उससे बचने के लिए उन लोगों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर किसी मरे हुए आदमी का सही से क्रियाक्रम नहीं किया जाता तो ऐसे में वो मृत व्यक्ति एक निशी बन जाता है। बंगाल, बिहार और झारखंड के अलावा भी निशी जैसी ताकतें
भारत के अन्य इलाकों में मौजूद हैं, जहां पर उन्हें अलग अलग और विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसका उदाहरण नालेबा से दिया जा सकता है। दोस्तों, नालेबा यह एक ऐसी चुड़ैल है जो आदमी के घर पर खटखटाती है, और जब कोई आदमी बाहर आ जाता है तो फिर उस आदमी की 24 घंटे में मौत हो जाती है। नालेबा के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। नालेबा जैसी ही ये सभी ताकतें भी निशी की तरह ही लोगों को अपना शिकार बनाती है। ये आत्माएं अपना रूप बदलकर या फिर एक परिचित आवाज़ में अपने शिकार को फंसाती है। आज भी बंगाल, असम और उड़ीसा के इलाकों में कुछ तांत्रिक लोग ऐसे रहते हैं जो निशी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका उपयोग ये लोग काले जादू में करते हैं, जिससे ये लोग किसी परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकें। भारत में ऐसा देखने को मिलता है कि कोई किसी से जलन के कारण भी उसके पूरे परिवार पर काला जादू करवा देता है, फिर यह जलन प्रॉपर्टी को लेकर हो या फिर दूसरों की सक्सेस को लेकर। कई बार तो किसी बीमार व्यक्ति को बचाने के लिए भी दूसरे लोगों के ऊपर काला जादू किया जाता है, ताकि जो बीमार व्यक्ति है वो तो बच जाए और उसकी मौत किसी दूसरे को लग जाए। खैर, निशी के बारे में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम निशी से हुए सामनों की कहानियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको निशी से जुड़ी ये बातें पसंद आई होगी। इस चैनल पर आने वाली वीडियो से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।